तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और जैसा कि मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाते वक्त भी बताया होगा आपको कि ओरिजिनली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो हैं वो पार्ट रहे हैं। किसका पार्ट रहे हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो आपको पार्टनरशिप एक्ट में भी और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी झलक देखने के लिए मिलेगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, लेकिन हाँ बेसिक्स जो हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, वो जरूर आपको पता होने चाहिए कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो उसकी आपको झलक जरूर देखने के लिए मिलेगी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। और बेहद ही आसान चैप्टर है ये। अगले 8-10 क्लासेस में ये हम लोग फिनिश करेंगे विद राइटिंग प्रैक्टिस। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि मेरे असाइनमेंट के अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब से सीए फाउंडेशन में बिजनेस लॉ का पेपर आया है सब्जेक्टिव 2018 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर विद सॉल्यूशन मैंने इसके अंदर शामिल कर रखे हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन बैंक बुकलेट अलग भी बना रखी है जहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि पेपर में दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं। केस स्टडी बेस्ड भी, सिनारियो बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं और एज वेल एज आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए अलग बुकलेट है। जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर बच्चा जनरली गलती करता है, नहीं अंडरस्टैंडिंग बन पाती है, तो वो मैंने आपको साथ के साथ जो टेक्स्ट बुक है अपनी उनके साथ ही आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके मन में ये राइज होता है कि सर व्हाट इज द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? हम साधारण शब्दों में बात करें पार्टनरशिप के बारे में तो एक सामान्य आदमी की नज़र में पार्टनरशिप का मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक लोग आपस में एक व्यवसाय, एक ज्वाइंट वेंचर, कुछ काम धंधा करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप कहा जाता है। लेकिन आप इतना समझ ही चुके हैं लॉ पढ़ते वक्त कि सामान्य अध्ययन से काम नहीं चलता। लॉ में लॉ की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट है, लॉ का अपना एक संसार है। और लॉ में कोई भी वोकैबुलरी जब आती है तो उस वोकैबुलरी का जो मतलब है वो उस डेफिनेशन, उस परिभाषा के से ही समझना पड़ता है जो कि सेल्फ लॉ को लिखते वक्त दी गई होगी। जब तक कि वो एसेंशियल्स पूरी नहीं हो जाती हैं, जब तक आप ये नहीं मान सकते कि कोई दो या दो से अधिक लोग आपस में पार्टनर होंगे। सामान्य भाषा में हम बात करें तो दो या दो से अधिक लोग मिलकर जब भी कोई एक वेंचर को अंजाम देते हैं तो उसे पार्टनर कहा जाता है। लेकिन इस सामान्य भाषा से, इस सामान्य परिभाषा से हमारा लीगल मतलब नहीं निकलता है। लीगल मतलब निकलेगा जो कि परिभाषा, जो कि डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 4 के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4 को। तो एक बच्चा पूछ रहा है सर व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। ये क्या एसेंशियल्स हैं एक पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन, ध्यान से समझिएगा और साथ ही साथ हम याद भी करेंगे इसे, ठीक है ना। और पहले दिन से ही राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि लॉ का पेपर आपका सब्जेक्टिव है और समझना अलग चीज है, अंडरस्टैंडिंग अलग चीज है। लेकिन 99% बच्चे जब पेपर आता है उससे पहले घबरा जाते हैं और क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की भी होती, लिखने में उन्हें घबराहट पैदा होती है। क्यों? क्योंकि सर कुछ याद नहीं है, सब ब्लैंक हैं। तो वो समस्या पैदा ना हो उसके लिए जरूरी है कि साथ के साथ आप लिखते चले जाएं। क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस जरूर थोड़ा सा ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, पहले मैं पढ़ा रहा हूं और फिर एक एक वर्ड का मतलब मैं आपको अलग अलग बताऊंगा कि केस जब लिखने के लिए आता है डायरेक्ट तो आपने रट्टा भी मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब केस स्टडी आती है तो केस स्टडी आप तभी कर पाते हैं जब आपने एक एक लाइन का मतलब, एक एक लेटर का मतलब, एक एक वर्ड का मतलब अच्छी तरह से डीपली आपने समझा पाओ। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, पार्टनरशिप एक रिलेशन है। पार्टनरशिप एक रिलेशन है कितने लोगों के बीच में? बिटवीन टू और मोर पर्सन, बिटवीन टू और मोर पर्सन। अब बात आ रही है आपके सर मोर कितने, ठीक है। मिनिमम तो चलिए 2 समझ में आते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने? मिनिमम तो आपको समझ में आते हैं, सर लिखा हुआ है 2 पर्सन, समझ में आ रही है। लेकिन मैक्सिमम कितने?
क्या कोई मैक्सिमम की लिमिट भी गिवन है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? अगर आप बात करते हैं कि सर क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर की संख्या गिवन है, तो माई आंसर इज नो। पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ठीक है ना। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 भी है, उसका सेक्शन 464 आपको बताता है कि मैक्सिमम 50% ही हो सकते हैं एक पार्टनरशिप के अंदर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लॉ में अगर कोई बात निकल के आई है तो उसका ओरिजिन कहां से है। अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, क्या इस बात का जिक्र इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में गिवन है? द आंसर इज नो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है इस बारे में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं। लेकिन जब हम लॉ पढ़ते हैं तो आप केवल अकेला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ के ये मान लें कि आपको पार्टनरशिप एक्ट के बारे में सारे इफ एंड बट पता लग गए, A to Z आपको सारी की सारे चीजें पता लग गई, तो ये कहना गलत होगा। क्योंकि सारे के सारे जो एक्ट हैं आपस में एक तरह से कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं, तो जहां पर भी लिंक्ड होते हैं उन्हें आपको मालूम होना चाहिए। जैसे जब तक आपने सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का अध्ययन नहीं करा तो इस बात से हम अनजान रह जाएंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं। तो अगर आपको ये बात जानकारी करनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं इन ए पार्टनरशिप फर्म, तो जरूरत पड़ती है सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 की, जो कि बताता है हमें कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। बाकी हम कंपनी एक्ट 2013 जब पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट भी है वो, तो जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से आपको पता लग जाएगा कि सेक्शन 464 की जो डिटेलिंग है वो क्या कहती है। फिलहाल इतने से काम चलेगा कि मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए, और मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। तो मेरे साथ बोलेंगे मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए पार्टनरशिप में, 2 लोग होने चाहिए, और मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए पार्टनरशिप में, 50 लोग होने चाहिए। और मैक्सिमम नंबर कहां गिवन होता है? क्या ये पार्टनरशिप एक्ट में गिवन है? कहां पर गिवन है? कंपनीज एक्ट 2013 में। कौन से सेक्शन में गिवन है? सेक्शन 464। अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो ही रहा होगा कि सर क्या सेक्शन नंबर भी याद रखना जरूरी है क्या? तो इसमें मेरा ये आंसर होगा कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इस बात के नंबर नहीं कटेंगे आपके सीए फाउंडेशन में। लेकिन अगर याद कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मत याद कीजिए, चलिए पार्टनरशिप एक्ट के मत याद कीजिए, क्योंकि कंपनी एक्ट आपका सीए इंटरमीडिएट में भी सिलेबस का पार्ट है, तो अगर आप उसके याद कर लेते हैं तो वो आगे नॉलेज आपकी ट्रांसफर होगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो हम याद कर सकते हैं, नंबरों के हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं है अगर हम फाउंडेशन लेवल पर बात करते हैं। जब हम इंटरमीडिएट लेवल पर आते हैं तो फिर मेरा जो डिसीजन होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वहां पर मैं कहूंगा कि हाँ कुछ फर्क पड़ता है। और जब हम सीए फाइनल लेवल पर आएंगे तो ऑल टुगेदर पूरा डिसीजन, मेरा निर्णय जो है चेंज होगा, वहां तो जरूरी ही है। लेकिन फाउंडेशन लेवल पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप एक रिलेशन है कितने लोगों के बीच में? 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में। हु हैव एग्रीड, ध्यान दीजिएगा, हु हैव एग्रीड यानी कि टू शेयर द प्रॉफिट, शेयर द प्रॉफिट। लेकिन जब भी शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात आती है तो हम ऑटोमेटिकली एक चीज ले लेते हैं, लॉस शेयर, लेकिन यहां पर नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पार्टनरशिप होने के लिए, दैट इज टू शेयर द प्रॉफिट। अगर लॉ मेकर्स ये भी लिख देते हैं लॉ शेयर, इट मीन्स केवल वही लोग पार्टनर बन सकते हैं, वही लीगली पार्टनर कहलाए जा सकते हैं जो प्रॉफिट भी शेयर करें और लॉसेज भी शेयर करें। लेकिन क्या आपको मालूम नहीं है कि ऐसे भी पार्टनर होते हैं जो खाली प्रॉफिट ही शेयर करते हैं? क्यों संभव है ये वाली बात? क्योंकि लॉ ने रिक्वायरमेंट लॉसेज की नहीं बनाई है, ठीक है। लेकिन इसका ये भी मतलब मत समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर करेगा वो पार्टनर नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट टू क्रैक सीए फाउंडेशन क्या है, मिनिमम नंबर आपके कितने आने चाहिए, आपके कम से कम कितने नंबर आने चाहिए, तो इंडिविजुअली 40% और एग्रीगेट 50% नंबर आने चाहिए। तो क्या इससे ज्यादा अगर आप क्या आ जाएंगे तो आप क्रैक नहीं माने जाएंगे?
तो मिनिमम रिक्वायरमेंट शेयर द प्रॉफिट है। जो भी एसेंशियल कंडीशन होती हैं वो मिनिमम रिक्वायरमेंट को बताती हैं, उसके अलावा आप कितनी भी सेटिस्फाइड कर दीजिए। लेकिन अगर यहां लिखा हुआ होता शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस, तो एंड लॉसेज भी मिनिमम रिक्वायरमेंट में आ जाता, लेकिन अब नहीं है। और यही आप जानते होंगे, आपने बहुत सारे अकाउंट में क्वेश्चन भी करे होंगे कि जहां पर एक व्यक्ति खाली प्रॉफिट शेयर करके भी पार्टनर बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इतनी सी रिक्वायरमेंट लगाता है, एंड लॉसेज की रिक्वायरमेंट नहीं लगा रहा। तो बात समझ में आती है? हैव एग्रीड, अभी मैं एग्रीडमेंट की बात बताऊंगा। तो पार्टनरशिप एक क्या है? एक रिलेशनशिप है। मेरे साथ साथ के साथ याद करते हुए चलेंगे। पार्टनरशिप क्या है? जो बच्चे घर से बैठ के लाइव क्लासेस देख रहे हैं वो भी मन में बोलते चले जाइए कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है कितने लोगों के बीच में? बिटवीन 2 और मोर पर्सन। तो उन लोगों ने क्या किया होगा? हु हैव एग्रीड। हु हैव एग्रीड, एग्रीड किस बात की कह रहा होगा? टू शेयर द प्रॉफिट। एंड लॉसेज मत लगाइएगा डेफिनेशन में, क्योंकि लॉसेज की मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अलग से सेटिस्फाइड करना चाहें कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू शेयर द प्रॉफिट। अच्छा, किस बात का आप प्रॉफिट, किस चीज में आप प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं? ऑफ ए बिजनेस, ये भी रिक्वायरमेंट है। यानी कि अगर कोई वेंचर आपका बिजनेस की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड नहीं करता होगा, क्योंकि आपने कोई एक्टिविटी की, 2 या 2 से अधिक लोगों ने कोई मिलकर साथ मिलकर कोई एक्टिविटी की, और हम आम जनता क्या मान लेती है? क्या ये तो पार्टनर हैं, क्योंकि 2 लोग साथ में काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, हम अब लीगल डेफिनेशन का अध्ययन कर रहे हैं। एक सामान्य अध्ययन की अगर बात करें, एक जनरल डेफिनेशन की बात करें जो आम लोगों के दिमाग में चल रही होती है, वो तो क्या है? 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कुछ भी काम करेंगे तो वो क्या है? पार्टनरशिप है। लेकिन हम लीगल अध्ययन की बात करते हैं तो हमेशा 2 या 2 से अधिक लोग अगर मिलकर काम कर देते हैं तो हमेशा वो पार्टनर नहीं है, जब तक कि सारी की सारी एसेंशियल कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो। तो एक एसेंशियल आती है इसमें कि बिजनेस, यानी कि बिजनेस होना जरूरी है। और हर एक्टिविटी जो भी आप करते हैं बिजनेस नहीं कहलाई जा सकती। तो बिजनेस क्या होता है? जब आप एक सोची समझी रणनीति के तहत आप कोई एक्टिविटी को अंजाम देते हैं। एक होता है आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक अचानक अवसर मिला और आपने उस अचानक अवसर को अर्निंग में लगा दिया। आप मुझे बताइए कि क्या आपने आज तक कोई पैसा नहीं कमाया? चाहे 10 रुपए कमाए हो, कभी ना कभी कमाया होगा, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि वो आपने बिजनेस करके कमाया? अवसर मिला और अवसर मिलके आपने पैसा कमा लिया। एक बिजनेस होता है एक सोची समझी रणनीति के तहत जब आप कोई कंटिन्यूअस कोई काम करते हैं, उसे बिजनेस कहा जाता है। एक आपने अवसर मिला और आपने भुना लिया, एक एक्टिविटी करी आपने भुना ली, पैसा कमा लिया, उसे बिजनेस नहीं कहा जा सकता। तो ये जब केस स्टडी आएगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब सीधा सीधे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे बच्चे सीधे सीधे क्वेश्चन में महारत हासिल किए हुए होते हैं और जैसे ही वो केस स्टडी आता है ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो और वो फिर ये कहते रहते हैं पेपर बड़ा टफ आ गया, ये है वो है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन एक रट्टाफिकेशन का नतीजा है जो आप एकेडमी के लिए अभी तक करके आते हैं। केस स्टडी बेस्ड जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है कि आपने एक एक टर्मिनोलॉजी को, एक एक एसेंशियल को समझा है या नहीं समझा। माना पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि जो चीज एक्टिविटी है क्या वो बिजनेस की कैटेगरी में है या नहीं। आपको तो आधे पेज का, एक पेज का क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए राम और श्याम इसमें पार्टनर है या नहीं है। तो पार्टनर तभी माने जाएंगे जब सारी के सारी एसेंशियल पूरी हो रही होंगी, और नहीं हो रही है तो आप पूरा आइडेंटिफाई करके आएंगे कि कौन सी एसेंशियल पूरी नहीं है। अभी हम जब केस स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा ये चीज। तो बिजनेस बात समझ में आ गई। इसके बाद है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी प्रिंसिपल। म्यूचुअल एजेंसी प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट होने के लिए तो सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्या है टू फॉर्म ए पार्टनरशिप, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी को समझने के लिए सबसे पहले हमें एजेंसी को समझना पड़ेगा। ऑल्दो कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी इज नॉट इन योर कोर्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट में अभी एजेंसी उन्होंने शामिल नहीं किया हुआ है। वो हम सीए इंटरमीडिएट में स्टडी करते हैं। तो
फिर भी मैं समझा देता हूं आपको कि एजेंसी क्या है। एजेंसी होती है एक व्यक्ति अगर कुछ काम करना चाहता है तो क्या वो अपने काम को किसी दूसरे के माध्यम से करा सकता है? यस। अब जिसके माध्यम से करा रहा है, जिसका काम होता है उसे कहा जाता है प्रिंसिपल। जिसका वर्क होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल। ठीक है ना। मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं कि एक कोई राम है, ठीक है, एक कोई क्या है? राम है। उसका एक घर है, उसका एक हाउस है। राम इज द ओनर ऑफ दिस हाउस। राम इज द ओनर ऑफ दिस हाउस। राम इज द ओनर ऑफ दिस हाउस। राम इस हाउस को किराए पे देना चाहता है। राम wants to let out this house. राम wants to let out this house. अब इस हाउस को किराए पे देना चाहता है, तो क्या किराए पे देने के लिए वो किसी प्रॉपर्टी डीलर की ही सर्विसेज ले जरूरी है क्या? बताइए आप मुझे। या वो अपने आप नहीं दे सकता? ये श्याम है, प्रॉपर्टी डीलर है। कौन है ये? क्या राम खुद हाउस को किराए पे नहीं दे सकता? क्या राम खुद किसी किराएदार को ढूंढकर किराए पर नहीं दे सकता? दे सकता है। तो काम किसका है? ये राम का। लेकिन जनरली क्या होता है, कई बार आप खुद भी दे सकते हैं या किसी की सर्विसेज भी हायर कर सकते हैं। तो राम क्या करता है? हायर्ड श्याम फॉर दिस पर्पज। राम हायर्ड श्याम फॉर दिस पर्पज। तो जैसे ही आप अपना काम किसी और के माध्यम से कराने की क्या करते हैं? सोचते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। और रिलेशनशिप क्या होता है? ये प्रिंसिपल ऑफ एजेंट। तो रिलेशनशिप क्या हो जाता है? रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप। राम क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। और श्याम क्या हो जाएगा? एजेंट। जब एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है प्रिंसिपल और एजेंट का, जब एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है एक प्रिंसिपल और एजेंट का लीगली, तो लॉ आपको कुछ रिक्वायरमेंट बताएगा। प्रिंसिपल के क्या राइट्स हैं, एजेंट के क्या राइट्स हैं, प्रिंसिपल की क्या ड्यूटी हैं और एजेंट की क्या ड्यूटी है। ठीक है ना। तो मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि डिटेल में तो जब हम एजेंसी पढ़ेंगे तो ही क्लियर होगा, लेकिन उस मोटे मोटे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि जब एक व्यक्ति, एक प्रिंसिपल एक एजेंट को हायर करता है टू डू सम वर्क, जैसे यहाँ पर राम ने एंगेज किया है श्याम को टू लेट आउट हिज हाउस। ठीक है। तो जो वर्क एजेंट करेगा वो वर्क श्याम के माने जाएंगे। वो सॉरी, जो वर्क श्याम करेगा, एजेंट करेगा, वो वर्क प्रिंसिपल के यानी कि राम के माने जाएंगे। सपोज कीजिए कि श्याम ने राम के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए किसी किराएदार से एडवांस पैसे ले लिए और ये कहा कि अगले महीने से आप इस किराए मतलब मकान आपका रहेगा, और राम बाद में मुकरना चाहे तो राम मुकर नहीं पाएगा। सपोज कीजिए श्याम ने किसी मोहन को किराएदार के रूप में जवान दे दी और एडवांस ले लिया, तो राम मोहन से ये नहीं कह सकता जी बताओ मेरे से थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तुम्हारा, मैं तो जिम्मेदार हूं नहीं। राम इसके लिए पूरी तौर से क्या माना जाएगा? जिम्मेदार माना जाएगा। यानी कि एक्ट डन बाय एजेंट इज ट्रीटेड एज एक्ट डन बाय प्रिंसिपल, यानी कि राम। एजेंसी में क्या होता है? जो काम श्याम करेगा, मेरे एग्जाम्पल में जो काम एजेंट करेगा वो यही माने जाएंगे जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट किसने किया हो? राम ने किया हो। राम बाद में मुकर नहीं पाएगा।
यानी कि जो एक्ट एजेंट के होंगे उसके लिए सीधे सीधे तौर पर लायबिलिटी किसकी आएगी? प्रिंसिपल की आएगी। अब बात आती है यहां पे म्यूचुअल एजेंसी की। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है बोथ साइडेड। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? बोथ साइडेड। एवरी पार्टनर, क्योंकि पार्टनरशिप में कम से कम मिनिमम 2 पार्टनर तो होंगे होंगे, तो एवरी पार्टनर इज ए प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट। एवरी पार्टनर इज ए प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट, ठीक है ना। हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और साथ के साथ क्या है? एजेंट भी है। बात समझ में आ रही है आपकी? तो अगर एक फर्म में 3 पार्टनर हैं, पार्टनर नंबर 1, पार्टनर नंबर 2, पार्टनर नंबर 3, तो पार्टनर नंबर जो 1 एक्ट करेगा उसके लिए पार्टनर नंबर 2 एंड पार्टनर नंबर 3 लायबिल होंगे, और पार्टनर नंबर 2 जो वर्क करेगा उसके लिए पार्टनर नंबर 1 और पार्टनर नंबर 3 भी लायबिल होंगे। तो इट मींस एवरी पार्टनर इन ए पार्टनरशिप वर्क्स इन ए ड्यूअल कैपेसिटी। एवरी पार्टनर इज ए प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट। प्रिंसिपल इस वजह से कि जो दूसरे पार्टनर काम करेंगे उसके लिए आप लायबिल हो, और एजेंट आप इस कैपेसिटी में हो कि जो आप वर्क करोगे उसके लिए दूसरे पार्टनर भी लायबिल है। इट क्लियर? तो म्यूचुअल एजेंसी समझ में आ गया? तो मेरे साथ रिपीट करेंगे, और जो घर पर बैठ के लाइव क्लास देख रहे हैं वो भी मन मन में रिपीट करेंगे कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है कितने लोगों के बीच में? बिटवीन 2 और मोर पर्सन। ये 2 और 2 से अधिक लोग क्या करते हैं? अपने आप ही रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। हु हैव एग्रीड, एग्रीमेंट करना पड़ेगा। विदाउट एग्रीमेंट देयर इज नो पार्टनरशिप। पार्टनरशिप खुद ब खुद नहीं आती है, इसको भी मैं डिटेलिंग में समझाऊंगा। केवल यही एक वर्ड रह गया है जो मुझे डिटेलिंग में समझाना है। तो पार्टनरशिप खुद ब खुद एराइज नहीं होती है। एराइज करने के लिए आपको एग्रीमेंट में बंधना होता है। एग्रीमेंट कैसे किया जाता है? हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। तो एग्रीमेंट करने का जो तरीका है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बताया गया है। तो हु हैव एग्रीड, किस चीज के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं? टू शेयर द प्रॉफिट। टू शेयर द प्रॉफिट, किस चीज का प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? ऑफ ए बिजनेस, ठीक है ना, ऑफ ए बिजनेस। जो घर पर बैठ के लाइव क्लास देख रहे हैं वो भी मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। किस चीज का एग्रीमेंट कर रहे हैं? ऑफ ए टू शेयर द प्रॉफिट। किस चीज का प्रॉफिट शेयर करने की बात कर रहे हैं? ऑफ ए बिजनेस, ठीक है। कौन लोग ये बिजनेस चला रहे हैं? कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी सब लोग चला रहे हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई उनमें से एक या एक से ज्यादा चला रहा है बाकी लोगों के बिहाफ पर। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इज इट क्लियर? अब मुझे केवल एक ही चीज समझानी है इसके अंदर, अब दैट इज एग्रीड। एग्रीड है ना। जैसे मैंने बताया कि पार्टनरशिप जो है वो ऑटोमेटिकली अराइज नहीं होती है। ये नीचे आप देखेंगे तो ये सारे कीवर्ड लिखे हुए हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। टू और मोर पर्सन है, इसके अलावा बिजनेस है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, म्यूचुअल एजेंसी है, एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट को मुझे समझाना है आपको, तो एग्रीमेंट को समझाने के लिए डिटेलिंग मैंने सारी की सारी समझा दी है तुम्हें। अगले पेज पर जो यहाँ डिटेलिंग लिखी हुई है ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन, केवल एग्रीमेंट को छोड़कर। तो एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप जो है एराइज होती है वो एग्रीमेंट करके एराइज होती है। जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में तो एक फादर है, फादर का एक बड़ा बिजनेस है, उनके 4 बेटे हैं। अब वो चारों बेटे फादर के बिजनेस को एक्वायर करते हैं। फादर की डेथ के बाद चारों बच्चे उस बिजनेस को चलाते हैं। तो समाज में ये कहा जाता है कि चारों भाइयों में पार्टनरशिप है, लेकिन लीगली वो पार्टनर नहीं है क्योंकि उन्होंने उसको करने के लिए कोई भी एग्रीमेंट नहीं करा। अगर हस्बैंड एंड वाइफ भी हैं, वो भी लॉ में लीगली वो लाइफ पार्टनर तो हो सकते हैं, लेकिन लीगली पार्टनरशिप तब तक नहीं हो सकते जब तक कि वो आपस में एग्रीमेंट ना करें किसी बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये कहा जाता है, एक थंब रूल है, एक गोल्डन रूल है कि रिलेशनशिप और पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटर। अगर आप देखेंगे जहां पर ये सेकंड हेडिंग है एग्रीमेंट, और मैंने अलग से बोल्ड कर रखा है रिलेशनशिप और पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम द स्टेटर। यानी कि पार्टनरशिप जो रिलेशनशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट करने से अराइज होती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है कॉन्ट्रैक्ट कोई आदमी? एग्रीमेंट करके। तो पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट करने से अराइज होती है, ना कि वो स्टेटस से। स्टेटस का मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली नहीं आती। जैसे कि आप एक परिवार में जन्म लिया है आपने, एक फादर, कॉमन फादर है आपके, और आप 4 भाई पार्टनर हो जाएंगे। आप किसी की वाइफ हैं तो आप उसकी बिजनेस पार्टनर भी हो जाएंगे।
स्टेटस का मतलब क्या है कि आपका किसी से कोई रिश्ता है, आप भाई भाई हैं, एक फादर के 4 बच्चे हैं, तो वो स्टेटस हो गया, ठीक है ना। तो भी वो लीगली पार्टनर नहीं होंगे। ऐसी अगर आप एक लेडी हैं, एक लड़की हैं और किसी की शादी हो गई है आपकी, तो आप अपने हस्बैंड की लीगल पार्टनर नहीं है। लाइफ पार्टनर हो सकते हैं लेकिन लीगल पार्टनर नहीं है। लीगल पार्टनर होने के लिए, बिजनेस पार्टनर होने के लिए क्या जरूरी होता है? दैट इज द एग्रीमेंट। क्लियर हो गई बात ये। इनकी डिटेलिंग मैंने समझा ही चुका हूं आपको। 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, एग्रीमेंट में समझा चुका हूं, बिजनेस समझा चुका हूं, देयर मस्ट एग्जिस्ट ए बिजनेस। यानी कि जब तक कोई एक्टिविटी, जब तक कोई एक्शन लोगों के बीच का, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच का, वो बिजनेस की एसेंशियल को पूरा नहीं करता हुआ होगा, जब तक भी हम ये नहीं कहा जा सकता कि वो पार्टनर है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो पता नहीं कहां कहां होता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक प्राइमा फेसी एविडेंस है, नॉट ए कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। प्राइमा फेसी, देखिए एविडेंस 2 तरह की होती है, एक प्राइमा फेसी होती है जैसे आपको दिख रही है, और एक होती है कंक्लूसिव एविडेंस। प्राइमा फेसी को हिंदी में कहा जाता है प्रथम दृष्टिया। प्रथम दृष्टिया का मतलब क्या होता है कि पहली नजर में आपको क्या लगता है, पहली नजर में आपको क्या लगता है। लेकिन क्या जो चीज आपको पहली नजर में लगेगी वो ही कंफर्म है? जो चीज कंफर्म होती है उसे कहा जाता है कंक्लूसिव। जो चीज जिसके ऊपर कोई फिर विरोध ना हो, वो चीज कही जाती है कंक्लूसिव। तो प्राइमा फेसी एविडेंस है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी कि 2 या 2 से अधिक लोग अगर आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि वो पार्टनर हो, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर कंक्लूसिव एविडेंस होता तो इसका मतलब है कि वो फिर 100% जरूरी होता कि जो लोग भी 2 या 2 से अधिक लोग शेयर करते हैं प्रॉफिट को, तो वो ऑलवेज पार्टनर माने जाते। लेकिन क्योंकि यहां पर प्राइमा फेसी एविडेंस है तो ये ऐसा पॉसिबल है लेकिन जरूरी नहीं है। क्लियर हो गई बात? जल्दी से बेटा बताइएगा। रवि, रोजी साहब, प्लीज टेल मी। क्लियर हो गया बेटा ये कॉन्सेप्ट कि पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप क्या है उसे मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है, उसकी एसेंशियल कंडीशन को भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। टेस्ट करके बताइए बेटा, हैव यू अंडरस्टूड? रोजीशा कहां हैं आप? हैव यू अंडरस्टूड? तो गुड। तो आज का हम लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने एक चीज सीखी है, बहुत धीरे धीरे करके हम लोग इस चीज को, स्पीड को आगे बढ़ाएंगे। पार्टनरशिप क्या है और पार्टनरशिप के एसेंशियल कंडीशन क्या है, जाते जाते एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 4 है, सेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप याद करें। तो दिस इज सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बिटवीन 2 और मोर पर्सन, बिटवीन 2 और मोर पर्सन। बिटवीन 2 और मोर पर्सन क्या कर रहे हैं? हु हैव एग्रीड। किस चीज का एग्रीमेंट कर रहे हैं? टू शेयर द प्रॉफिट। किस चीज का प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? ऑफ ए बिजनेस, है ना। बिजनेस कौन कर रहा है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के एसेंशियल कंडीशन क्या है? 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए, 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए और म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। अनलेस एंड अनटिल these 5 condition are satisfied, तो इट कैन नॉट बी सेड कि कोई पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। पार्टनरशिप को एग्जिस्ट करने के लिए ये 5 की 5 एसेंशियल सेटिस्फाइड होना जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। तो टोटल पार्टनरशिप एक्ट को मैंने 4 पार्ट में, 4 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। पहली जो यूनिट है दैट इज द फंडामेंटल यूनिट, बेसिक्स इसमें सारे के सारे हैं। और जैसा कि मैंने बताया सबसे आसान, बेहद ही आसान ये चैप्टर है आपका, ये एक्ट है, तो कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच।